मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं @सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व चेयरमैन हैं अमीर चावला। अमीर चावला जी हैं वो सिरसा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव में भी जा रहे हैं और शहर में भी जो है अपने जो मतदाता हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो है एकजुट है वो किया जा रहा है। हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले भी जो है जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की तो कुदरतन जो है लघु सचिवालय में आपका इंटरव्यू मैंने किया था और उस वक्त आपने कहा था कि कार्यकर्ताओं का एक दबाव उन पे रहा कि किसी राजनीतिक पार्टी में जाइए और एक्टिव, चूँकि अब आप एक्टिव हैं पूरी तरह से। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? किस तरह का जो है रुझान या ये रिस्पॉन्स कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं? प्रमोद जी, जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी उससे पहले जो आप मेरे से पूछ रहे थे, कार्यकर्ता नहीं बल्कि मेरे पे तो समाज का दबाव था। मैं पिछले कम से कम 20-22 साल से लगातार सामाजिक कार्यों में व्यस्त हूँ। एक सोशल वर्क कहलाता हूँ। जहाँ भी संभव होता है समाज में किसी को किसी प्रकार की भी ज़रूरत होती है तो मैं अपने साधनों से और समाज के लोगों से मिलके उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो शमशान भूमि के निर्माण की बात हो, चाहे ये पिछले 20 वर्षों से जहाँ बैठे हैं उसकी बात हो, लोगों के आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन करने की बात हो, दूर दूर तक कैंप लगाने की बात हो। आप स्वयं भी मेरा एक बार शमशान भूमि में जो सेक्टर 19 है क्रिमेशन ग्राउंड, वहाँ इंटरव्यू कर चुके हैं, आपने देखा होगा। तो ये सभी बातों को लेके लोगों ने कहा भी आप काफ़ी समय से पहले बिल्कुल एक्टिव रहे थे और आगे आने वाले समय में आप देखिए कि आप कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन करिए जिसका भविष्य उज्ज्वल हो और आप अपने आप को राजनीति में लाइए, क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं बिना सत्ता के वो कार्य किए नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए हमें किसी सोशल काम के लिए, इसी सेक्टर 19 के हुड्डा की बात ले लीजिए, मैं इसी का उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे जगह लगभग 1.5 एकड़ है, तो इसके चारों तरफ 1-1 एकड़ खाली है, गवर्नमेंट ने खाली छोड़ी हुई है। तो हाँ, नॉर्म्स के हिसाब से 1-1 एकड़ खाली छोड़ी हुई है। तो वो अब सारी जो जनता है ये रेलवे फ्लाईओवर के बाद इधर बसी जा रही है। देख लीजिए इधर ही डेवलपमेंट हो रहा है, बस अड्डा भी इधर है, खैरपुर और हिसार तक, और इधर डब्बा बरनाला रोड तक सारा डेवलप हो गया। तो नेचुरली ये कुदरत का नियम है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए जगह की तो व्यवस्था ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। और दूसरी ये बात है भी आम जनसाधारण जब कोई परिवार में किसी रिश्तेदार भाई की डेथ हो जाती है तो वो रस्म पगड़ी के लिए जो कि हमारा उसको अंतिम श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होता है, तो लोग कोई मैरिज पैलेस ढूंढते हैं, कोई और जगह ढूंढते हैं। कई बार तो संडे को सभी बुक हो जाते हैं और साधारण व्यक्ति वो इतने पैसे खर्च भी नहीं कर पाता कि कोई पैलेस बुक कराए और वहाँ पे रस्म पगड़ी है। इसके लिए हमने इस सरकार को 3-4 बार लिख के दिया। सभी जो नज़दीक रहते हैं लोग उनके हमारी ट्रस्ट की तरफ से भी दिया गया, डीसी साहब से फॉरवर्ड भी करा के दिया गया, लेकिन हमें इसकी जगह की व्यवस्था नहीं हो सकी। वो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम स्वयं जो सेवा करने वाले हैं कोई उनमें से सत्ता में होगा तो ऐसे कार्य के लिए वो प्रयत्न कर सकेगा और काम वो पूर्ण होंगे। इसलिए सरकार में, सत्ता में जो पार्टी आ रही है तो लोगों ने कहा भी आने वाला समय कांग्रेस का है तो आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। तो मैंने लोगों की भावनाओं की, समाज के साथियों की भावनाओं की कदर करते हुए मैंने आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और उदय भान जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और इसके बाद लोगों ने ये दिखा दी कि हम, ये समाज आपके साथ है। मेरी एक ही कॉल पे हज़ारों बंदे इकट्ठे हुए,
हज़ारों लोग इकट्ठे हुए जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझको ज्वाइन कराया सिरसा के हमारे पहले से यहाँ पे, तो जगह कम पड़ गई, तो लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। और जहाँ तक भविष्य की बात है, मैं ये भी देख रहा हूँ कि सत्ता में कांग्रेस आएगी। और मेरे इलेक्शन लड़ने की बात है, देखो मैंने हर एक व्यक्ति का जो राजनीति में आता है उसका जो पूरा एक्टिव होता है उसका लक्ष्य तो यही होता है भी किसी तरह इलेक्शन लड़े। मैं इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी में भी रहा सारी उम्र, लगभग 35 वर्षों तक वहाँ का कार्यकर्ता रहा। और वहाँ से मैं न जाने किस कारण मुझे टिकट नहीं मिली, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की मुझे टिकट मिलेगी और मैं इलेक्शन अवश्य लड़ूंगा। अगर फिर भी किन्हीं कारणों से मुझे टिकट नहीं मिलती तो जिस किसी को भी होगी, क्योंकि मैं कभी गद्दारी नहीं करता, तो मैं वफादारी से पार्टी के वफादार सिपाही होते हुए मैं उस प्रत्याशी की मदद करूंगा। बाकी जैसे गांव में, क्योंकि सिरसा विधानसभा क्षेत्र का जो सिनेरियो है, 31 गांव है, 31 ही वार्ड हैं। गांव में आप मोस्टली सभी गांव में आप जा कर के आ गए, लोग यानी कि जो दूसरे जो ये कहेंगे दूसरी पार्टियां हैं, अपने आप को आज खास करके जो गांव की बात है, शहर की बात है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, क्या कहेंगे सर? अब मौजूदा सरकार की तो कोई बात ही नहीं सुनना चाहता सर। जी, कभी भी किसी बात पे, किसी टॉपिक पे डिस्कस करें तो कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। वो कहते हैं ये देख लीजिए भी, जो हमारे बोलने से पहले स्वयं बोल देते भी, जो हम विधायक चुन के भेजा लगातार, वो हमारे कभी दुख सुख में नहीं आता। आप स्वयं नोट कर लीजिए, आप सारी दुनिया के दुख सुख अपने कैमरे पे जाहिर करते हैं, लोग आके आपको सभी बातें बताते हैं सरकार के बारे में, समाज के बारे में। तो जो मौजूदा विधायक हैं ये तो बैठे हैं आराम से गोवा में, और यहाँ कोई किसी की सुध नहीं लेने वाला। अब लगातार देख लीजिए पीछे 15 दिन से सारे शहर में गंदगी फैली हुई है, कोई कूड़ा नहीं उठाने वाला। पता नहीं किस हिसाब से कैसे ये टेंडर लॉट करते हैं, वो कोई सारे काम बीच में छोड़ जाते हैं, फिर नया बंदा लाना पड़ता है, तो बीच में जो गैप पड़ जाता है उससे सारे शहर में गंदगी फैल रही है। गायें बेचारी बहुत बुरी हालत में फिर रही हैं, और वो गंदगी खा रही। गायों का कह रहे भी इन्होंने एक आयोग भी बनाया है इस सरकार ने, लेकिन हम देखें तो सारा शहर गायों से भरा पड़ा है जी। ये बरनाला रोड ले लीजिए, शाम को सारे उसके कारण एक्सीडेंट भी बड़े होते हैं, कई जवान मौतें भी हुई हैं। तो इस सरकार के काम काज से कोई भी खुश नहीं है। चाहे किसान ले लीजिए, किसान कोई आंदोलन करता है उनकी पिटाई भी होती है, उनकी मांगें भी नहीं मानी जाती। ये 1.5 महीने तक, 1.5 साल से ये आंदोलन चल रहा है, 1.5 महीने वो टंकी पे चढ़े रहे। कर्मचारी देखिए, क्लरिकल स्टाफ ने, उनके भी खूब पिटाई हुई। सरपंचों की देख लीजिए, किसी की भी इस समाज के किसी भी वर्ग के, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, किसी की कोई सुनवाई नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह वो जनसंवाद कर रहे हैं और वहाँ क्या क्या संवाद करते हैं, सबको देख के हैरानी होती है। एक मुख्यमंत्री, एक इतनी अच्छी स्टेट का, पढ़ी लिखी स्टेट का मुख्यमंत्री हो के ऐसी भाषा बोलता है, तो लोगों को निराशा ही है जी इससे। चौला जी, आप एसएस बोर्ड के आप चेयरमैन रहे हैं, और इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है, जो आज हालात हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, सीईटी को लेकर के जो है बड़ा असमंजस की स्थिति है वो स्टूडेंट्स में है। और आज किसी भी स्टूडेंट्स को अगर नौकरी की बात कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि पता नहीं पेपर होगा या नहीं होगा। आप भी लंबे समय से इसके चेयरमैन रहे हैं, फेलियर कहाँ मानते हैं आप, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्योंकि आपने काम किया इस फील्ड में, क्या कुछ कहेंगे सर? ये मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम इन जो पेपर लीक होना, लीक के बाद दोबारा फिर पेपर लेना, अगर वो पेपर हो गया है, अगर मान लीजिए नया लीक, पहली बात तो लीक हो जाता है, लीक नहीं हुआ तो पेपर अगर हो गया तो उस पेपर में कोई इतनी खामियां और इतनी त्रुटियां छोड़ दी जाती हैं कि लोग कोर्ट में चले जाते हैं। इन सारी बातों को देख के ये लगता है कि सर्वप्रथम तो भी सरकार की नीयत ही नहीं है। जैसे 2.5 साल पंचायतों के टपा दिए कोर्ट के थ्रू, अब जो भी ये पेपर होता है जाते हैं कोर्ट में, या तो सिलेक्शन गलत हो जाती है, अगर सिलेक्शन भी गलत होगी तो ज्वाइनिंग नहीं होती, कोर्ट का फिर स्टे। कई बार क्राइटेरिया को लेकर के अब जो सेमी क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं पेपर में। अब कल्पना कीजिए 2 पेपर हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन के पेपर हैं, तो ये पेपर कहीं कोई अपनी मर्जी से तो बनाता नहीं, पेपर के बुक्स होती हैं, बुक्स से पेपर बनते हैं। अब आप चाहे
लाख क्वेश्चन उठा लीजिए, करंट टॉपिक पे है लाख क्वेश्चन उठा लीजिए, इतिहास पे लाख क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई मान लिया कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे टीचर को मैथ का टीचर है, मैथ के लाख क्वेश्चन उठा लीजिए। और क्या इनको 100 क्वेश्चन ही नहीं मिलते कि वो 2 पेपरों में 40 क्वेश्चन सेम आ जाते हैं। ये कहते हैं वैसे ही कोई बात हुई है, लेकिन ऐसी जैसे गवर्नमेंट ने ये कहा भी एजेंसी से गलती हुई है, ये बिल्कुल सच्चाई से दूर भागने वाली बात है। एजेंसी से कोई गलती नहीं हुई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। दूसरी बात मैं ये जैसे कहा भी सरकार की नीयत ठीक नहीं है, भी ये काम को लटकाए रखो जैसे म्यूनिसिपल कमेटी का लटकता रहे और हमने भर्ती नहीं करनी। ये कमी अगर है तो जो सीट पे बंदा बिठा रखा है वो कैपेबल नहीं है। सारा सिस्टम चेयरमैन के थ्रू चलता। मैं चेयरमैन रहा हूँ, मैंने भी बहुत पेपर लिए, एक भी मेरा पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर मेरा कोई आउट नहीं हुआ, एक भी सिलेक्शन मेरी रद्द नहीं हुई। इतनी बड़ी मेरी भर्ती की हुई, हज़ारों की भर्ती हुई है, एक भी सिंगल भी कोई केस नहीं हुआ। आप कल्पना कीजिए, सिंगल लगाया हुआ मेरी सिलेक्शन हटा नहीं। तो क्योंकि सारी जिम्मेवारी चेयरमैन को लेनी पड़ती है। तो मैं तो यही कहूँगा, या तो सरकार की नीयत ठीक नहीं, या इन्होंने जो बंदा सीट पे बिठा रखा है वो कैपेबल नहीं है। सर ये मूल मंत्र क्या है कि जिस तरह से आपने कहा कि एक भी आपकी भर्ती है वो कोर्ट में नहीं गई, एक भी सिलेक्शन है वो आपका रद्द नहीं हुआ, एक भी पेपर है वो लीक नहीं हुआ, ये मूल मंत्र क्या है? सरकार के लोगों को बताइए कि ताकि जो है स्टूडेंट्स हैं उनका भला हो जाए। सर मैंने पहले ही कहा भी इसमें जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। जिम्मेवारी भी ऐसी कि जो आप काम कर रहे हो तो आपके जो परिवार में बच्चे हैं, चाहे आपकी वाइफ है या आपका कोई घनिष्ठ मित्र है या सरकार में कितना भी बड़ा कोई अधिकारी है, ये राजनेता है, उसको नहीं पता चलना चाहिए भी आप कैसे काम कर रहे हो। अगर इस समाज में या इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी अपना इंटरेस्ट ना हो। वो इंटरेस्ट अगर एक बार हो गया तो ये मोबाइल सबके हाथ में, वो 1 मिनट में इंटरेस्ट सारों का इंटरेस्ट बन जाता है। तो मैं तो बार बार यही कहूँगा, या तो सरकार की नीयत ठीक नहीं, भी वो भर्ती नहीं कराना चाहते, नौकरी नहीं लगाना चाहते, रोज़गार नहीं देना चाहते, और या वो फिर आदमी कैपेबल नहीं है। भाई चेयरमैन को ही और सेक्रेटरी को मिलके सारा करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा चेयरमैन की ही ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। वो तो पर्दे के पीछे रह के सारे काम उसको करने पड़ते हैं, सीक्रेसी उसी को मेंटेन करनी पड़ती है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्राइटेरिया है सारी चीज़ का, भाई सारी चीज़ों के लिए वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। ये डाल देते हैं अधिकारियों पे, और इस सरकार में अधिकारियों की सरकार चली है और अधिकारी कुछ नहीं करने दे रहे, गवर्नमेंट को फेल करने पे जुटे हुए। जिस तरह से एचपीएससी में ही सेक्रेटरी है, हाँ जी, उसने हाँ, देखिए डेंटल सर्जन भर्ती में देखिए। अब स्ट्रॉन्ग रूम जिसमें क्वेश्चन पेपर और जो रिजल्ट तैयार किए होते हैं वो सीक्रेसी, एक किस्म का स्ट्रॉन्ग रूम बोलते हैं उसको, उसके अंदर 1.5 करोड़ रुपए छापे के दौरान नगद मिलता है। तो आप कल्पना करिए भी क्या हो रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भर्ती नहीं हो पा रही, हो रही है तो किस तरह हो रही है। 30-30 लाख रुपए एक डेंटल डॉक्टर के लिए। अब सीएम साहब बिना खर्ची पर्ची के बात कर देते हैं, मैं मानता हूँ सीएम साहब ईमानदार हैं, लेकिन जो उन्होंने आगे अधिकारी लगाए वो भी तो उन्हीं के ही है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कैसे पीछे हट सकते हैं। जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, वो अच्छे लोगों को वहाँ बिठाना चाहिए जो किसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, कि बहुत इंटेलिजेंट हों। ये क्वेश्चन पेपर को जो क्वेश्चन रिपीट होना एक पेपर के दूसरे पेपर में, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। नहीं, ये तो छोटी सी बात है। क्या 40 क्वेश्चन है जी साहब, आप 10-15 तो आप सिरसा बैठे हैं, इन्हीं के जनरल नॉलेज के बना सकते हो। कितने बड़े बड़े शहर है, हरियाणा का क्या बड़ा इतिहास है, इंडिया का कितना बड़ा इतिहास है, बाकी सभी सब्जेक्टों से आप उठा सकते हैं। अच्छी बुक्स में से उठाना होता है, क्वेश्चन बुक्स से ही आते हैं जी। हम तो कोई बना नहीं सकते, कोई भी नहीं बना सकता। मान लीजिए मैथ है तो मैथ है जो तो क्लियर है, फिजिक्स है और है, ये सब का फंडा क्लियर है, कोई बात नहीं। तो फिर क्यों क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, उनके आंसर गलत हो जाती है। देखिए अब हैरानी की बात ये तो रिपीट हो गए, लेकिन जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्वेश्चन ही कई गलत होते हैं। उनमें जो कुछ लिखा होता है, कुछ या किसी का मान लिया 1961 होना है तो 1962 लिखा था, वो क्वेश्चन ही गलत होता है, तो उनका आंसर तो नेचुरली गलत आएगा। यानी कि जो विद्यार्थी है जो परीक्षार्थी है वो उसको कौन सा उसको टिक करेगा, और जो स्टाफ सिलेक्शन है वो कौन सा यानी कि उसको ठीक कई पेपर तो कई
भर्तियाँ तो इसी बात पे स्टे हुई है कि क्वेश्चन ही उसमें गलत आए। अब बताइए, आप भोपाल सिंह खत्री के बारे में ये पूछना भी खत्री कौन होते हैं, ये किसी गांव का नाम है क्या जात का नाम है? अब ये क्वेश्चन है जी, कोई ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थोड़ी है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आने और भी बड़े मजाक वाले क्वेश्चन आने जी। तो मैं तो यही कहूँगा सीएम साहब से कि आप कैपेबल आदमी को बिठाइए, अगर वास्तव में आपकी गवर्नमेंट की आपकी नीयत ठीक है, अच्छे लोगों को बिठा के और ये अपने इसकी तैयारी करवाइए और बच्चों को रोज़गार दीजिए। तो जी सिरसा को लेकर के हम आते हैं, सिरसा टॉपिक पे, कि आपका क्या विज़न है? अगर आपको मौका मिलता है, कांग्रेस आपको मौका देती है, तो पब्लिक के बीच में जब आप जाएंगे, मतदाताओं से आप रूबरू होंगे, तो आप क्या सोचते हैं सिरसा के बारे में कि कैसा होना चाहिए सिरसा, या सिरसा में ये काम है वो पहले नहीं हुआ, ऐसे कुछ जो हमारे दर्शकों के साथ जो शेयर करना चाहते हैं कि मेरा विज़न ये है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति है जो राजनीति में आता है या चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है या विधायक बनना चाहता है, तो वो लोग उससे उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति है इसलिए ठीक है, क्योंकि उसका प्रॉपर तरीके से कोई विवाद ना हो या किसी तरह का कोई ठीक हो। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा सवाल यही आता है कि क्या कर सकता है पब्लिक के लिए। तो आप हमारे दर्शकों को ऐसे कुछ इशू पे हम चर्चा करें जो सिरसा की ज़रूरत हैं, जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि ये होना चाहिए, क्या कुछ कहें? सर्वप्रथम तो मैं ये सिरसा के बारे में कहूँगा कि सिरसा इतना सुंदर बसा हुआ है, ये जयपुर की तर्ज पे है। हर 400 मीटर पे आपको चौराहा मिलेगा, हर दूसरी गली 60-60 फुट की मिलेगी। एक गली से आप निकलो, पुराने शहर को देख लो, तो आप सीधा शहर क्रॉस कर जाओगे। ऐसा आज के युग में भी ऐसा शहर नहीं बच सकता कि ये सैकड़ों साल पहले कैसे प्लानिंग से बसाया गया होगा। बहुत ही सुंदर बसा है। उस सुंदर सिरसा को नर्क बना दिया गया है। सबसे बड़ी जो इसके इशू है, ये अपनी ऑटो मार्केट है। 1984 से इसको मार्केट को काटा गया और आज तक इसका प्रॉपर लोगों को इसका वो विस्तार भी नहीं हुआ, लोगों को कब्जे भी नहीं मिले। और हर बार बीच में जो भी जिसके भी दाव लगा सरकार में, उन्हें अपने बंदों को काम करने का या दुकानें अलॉट करने का मौका दिया। और ये 3-3 फुट के गहरे खड्डे पड़े। अब डब्बाली रोड पे अभी भी ऑटो मार्केट के जो लोग हैं, मिस्त्री वगैरह है, काफ़ी शॉप हैं और वहाँ पे देख लीजिए कितना रश रहता है। अगर वहाँ ऑटो मार्केट को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर दिया जाए, यहाँ बहुत, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बन सकती है ऑटो मार्केट जो जगह है जी, एशिया की सबसे बड़ी। इनकी सड़कें डेवलप कर दी जाएँ या जो फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड कर दी जाए, तो ये बहुत ही सुंदर। और शहर की जो व्यवस्था ख़राब रखी है मैकेनिक के कारण, यानी कि जो रश रहता है क्योंकि हाँ, हमारा देखो एरिया किसानी है। अब ये धान की आएगी, नरमे की आएगी, ट्रालियाँ चलेंगी और चलेंगी, उनमें कुछ ख़राब भी होंगे, कोई पंचर भी होगी, ट्रैक्टर भी ख़राब होंगे, तो वो वहीं रोक देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ऑटो मार्केट बाहर होगी तो बाहर ही वो रिपेयर हो जाएंगे और अंदर भीड़ की समस्या कम होगी। दूसरी बात, भी सिरसा को इतना व्यवस्थित है, तो इसकी जो सबसे बड़ी एक और समस्या म्यूनिसिपल कमेटी की, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं किस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस तरह कोई किसी का काम नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसका भी सुधार करना, लोगों को कि आम सुविधाएं मिल सके, लोगों के जो कोई काम हो सके, कोई हाउस टैक्स भरना है, कोई पानी का, बिजली का, क्योंकि अब सारों जगह पोर्टल ऐसा काम कर दिया, हर जगह से एनओसी लेनी पड़ती है, हर जगह। और वहाँ एनओसी आपको आसानी से किसी को भी नहीं मिलती, कोई भी बड़ा, किसी को भी जो कहते सरकार में बैठे उनका कोई फ़ोन भी नहीं सुनता। नाम पर 5-5 हज़ार रुपये जो है वो, हाँ जी देख लीजिए, बहुत बहुत करप्शन है। और सिरसा के लिए अब कहने को भी मैं ये उद्योग लगा दूंगा, फलाना कर दूंगा ना, सिरसा को सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ से भ्रष्टाचार कम करने की और ईमानदारी से सेवा करने की। जिसका विधायक वो चुनो जिसका खुद का कोई ऐसा इंटरेस्ट ना हो, जिसने किसी की रड़क ना निकालनी हो, जिसने यहाँ से कोई 2 नंबर का पैसा ना कमाना हो, और जिसका सिर्फ यही हो कि जनप्रतिनिधि बन के जनसेवक कैसे करता है, एक जनसेवक बने, जनप्रतिनिधि चुनने के बाद वो जनसेवक बने और जनता के दुख सुख दूर करने में सहयोग करे। मैं तो ऐसे चाहता हूँ कि सबसे जो इजीली अवेलेबल हो, ये 10-10 गनमैन लेने वाले और लेने वाले, आगे पीछे गाड़ियाँ, कारों, जीपों के करने वाले, ऐसे नहीं चाहिए ना। ये बिल्कुल जो जिसकी बाजू पकड़ के भाई तेरे को वोट दिए थे, मेरा काम करो,
जायज़ काम कराने वाला उस 24 घंटे खड़ा रहना चाहिए। मैं तो सभी से अपील करूँगा भी जो भी आपको अच्छा लगे वो उस व्यक्ति को चुनो जो आपके दुख सुख में काम आ सके। वो जो 5 साल आपके बीच में ही ना आए, बीच में का शहर में ही ना रहे, कम से कम ऐसा प्रतिनिधि ना चुने। फिर हम पछताते हैं भी ये क्या हुआ। तो हमारा खुद का ये कसूर है, या जनता का खुद का कसूर है। भी हम तो सिरसा वाले तो यार वैसे ही प्रमोद जी बहुत बदनाम हो चुके हैं। बोले आपको ऐसे ही कैंडिडेट मिलते हैं क्या, जिन पे कितने कितने बड़े लाछन लगे हुए हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा, प्रतिनिधि अच्छा होगा तो लोगों की सुनवाई होगी, अपना उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, लोगों के समाज का इंटरेस्ट होगा तो समाज का अवश्य भला होगा, अवश्य भला। ये पर्सनल जो बोल नहीं पाते ना प्रमोद जी, यही बड़ा कारण है। भी सरकार में रह के सरकार से काम नहीं कराते, वो कहीं वो फंसे होते हैं, अड़े होते हैं। बोला वो काम क्यों नहीं। विधानसभा में देख लीजिए कि सर्च के बारे में कोई क्वेश्चन उठा तो ना, कि वो और जगह फंसे हुए हैं। उनको पता है मुख्यमंत्री का पता है, दूसरे का पता है, ये बोल ही नहीं सकता, कोई कार्य करता ही नहीं जी। अब मेडिकल कॉलेज का ले लीजिए, अपने खट्टर साहब जब भी पहली बार जब ज्वाइन किया तब भी इन्होंने कहा थे भी प्रत्येक ज़िले में हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। आज सर 9 साल हो गए हैं, यहाँ पे जगह भी अलॉट होगी, जगह ट्रांसफ़र भी होगी। उसके लिए अभी तो अच्छा आदरणीय जो अपने राष्ट्रपति थी उनके द्वारा यहाँ पे नींव पत्थर भी रख दिया गया है। लेकिन आज भी सबसे बताऊं, अगर कोई स्मेल एरिया मारता उस जगह पे जहाँ पर उनका पत्थर लगा हुआ सीवरेज का पानी चल रहा है, आज भी यूनिवर्सिटी के सामने आप गुजरोगे आपको नाक बंद करना पड़ेगा। वहाँ पत्थर लगा हुआ है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ कांटे झाड़ियाँ वैसे ही हैं। तो ऐसी संभावना लग ही नहीं रही कि यहाँ भी मेडिकल कॉलेज बन पाएगा। तो हम तो ये भी निवेदन करेंगे कि मेडिकल की बहुत ज़रूरत है, इसकी हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया आप इसका भी काम शुरू करवाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमीर चावला, और जो पूर्व में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं। सिरसा का विधायक कैसा होना चाहिए, प्रतिनिधि है वो कैसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।